वेंजी जो अब बूढ़ी हो चुकी है बीबीसी की न्यूज़ रिपोर्ट देख रही है जो स्टार्स के अचानक ब्लिंक करने के बारे में बता रहा है। इस इंसिडेंट ने दुनिया भर के साइंटिस्ट और लोगों को परेशान कर दिया है। तभी यहाँ वेंजी से मिलने सोल आता है। वेंजी उससे पूछती है जो कुछ हुआ, क्या उसके पास कोई थ्योरी है। सोल जवाब देता है ये सब बकवास है। वो बताता है चाहे पूरी दुनिया ने ये होते हुए देखा पर किसी भी सैटेलाइट ने ये नहीं देखा। सोल की थियरी बस यहीं तक है, उसे नहीं पता इसके पीछे कौन है। दूसरी तरफ जिन ऑगी को गले लगाती है और कहती है वो जो भी फैसला करेगी सही होगा। अंदर जाने के बाद ऑगी देखती है कि उसके सेल्फ असेंबलिंग सिंथेटिक पॉलीमर नैनोफाइबर्स काम कर रहे हैं जब वो एक डायमंड को काट देते हैं। एक साइंटिस्ट ऑगी को मुबारकबाद देता है और कहता है कि उसने हिस्ट्री बना दी। लेकिन अनजान लड़की की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही हैं। वो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर के नाते ऑर्डर देती है कि प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा, पर अभी भी काउंटडाउन चल रहा है। वो तेजी से चलते हुए ऑफिस से बाहर आ जाती है। अब ऑगी को काउंटडाउन दिखना बंद हो गया है। ऑगी राहत की सांस लेती है। डिटेक्टिव क्लैरेंस उसे दूर से देख रहे हैं। वो बोलते हैं कि शायद उसे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि उसके कलीग्स जल्दी ही बाहर आने वाले हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन ऑगी को देते हैं और पूछते हैं क्या वो जानना नहीं चाहती स्टार्स उसके लिए क्यों ब्लिंक कर रहे थे। अब हम पास्ट में आए हैं वेंजी के पास। दूसरी दुनिया के लोगों को एक मैसेज भेजा जा रहा है। वेंजी अपने कलीग यांग से पूछती है कि वो ये मैसेज कितने टाइम से ट्रांसमिट कर रहे हैं। यांग बोलता है कुछ सालों से। फिर वेंजी पूछती है कि क्या अमेरिकन्स और रशियंस भी ये कर रहे हैं। तो यांग जवाब देता है ये लोग उनसे बहुत पहले से मैसेज भेज रहे हैं। वेंजी समझाती है कि ये फर्मी पैराडॉक्स है। एनरिको फर्मी ने अपने साथियों से लॉस एंजलिस में पूछा था कि इतने सारे स्टार्स होने के बावजूद हमें अब तक अर्थ जैसा प्लैनेट क्यों नहीं मिला। हमारी गैलेक्सी में लगभग सैकड़ों स्टार्स हैं और चांसेस है कि इनमें से कई स्टार्स के पास अर्थ जैसे प्लैनेट्स हों। मतलब पॉसिबिलिटीज हैं कि इन प्लैनेट्स पर अर्थ जैसी लाइफ हो। वो आगे बोलती है फिर भी हम अब तक किसी और अपने जैसे सिविलाइजेशन से कांटेक्ट नहीं कर पाए। ये ही फर्मी पैराडॉक्स है। बाद में यांग वेंजी से कहता है कि उसे समझ नहीं आता वो अपना काम कैसे करती है क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे घंटों तक समुद्र को सुनना। वेंजी जवाब देती है वो सुनते वक्त अपनी प्रॉब्लम्स पर काम करती है। फिर वो यांग को बताती है 12 जून 1967 को डॉक्टर पीटरसन की टीम ने कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व किया जो कि जुपिटर से आ रही थी। उसी दिन चाइना में उन्होंने एक खतरनाक रेडियो बर्स्ट डिटेक्ट किया। लेकिन अजीब बात यह है कि ये सिग्नल जुपिटर से नहीं बल्कि सन से आ रहे थे और अमेरिका के टाइम जोन के मुताबिक नहीं बल्कि 13 मिनट बाद। इतना समझाने के बाद भी जब यांग को कुछ समझ नहीं आता तब वेंजी और एक्सप्लेन करती है कि अगर ये अपना सिग्नल सूरज पर भेजें तो सूरज इनके ट्रांसमिशन को तेज कर सकता है, यानी इनके मैसेज को जल्दी पहुंचा सकता है और शायद इन्हें कई सालों बाद रिप्लाई मिल जाए। वेंजी अपनी ये थियरी सुपीरियर को बताना चाहती है बट यांग उसके कैलकुलेशन का सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता है। लेकिन उसका सुपीरियर इस आइडिया को बहुत रेडिकल कहकर मना कर देता है और बोलता है कि ये आइडिया सबको सजा दिलवा सकता है। सो वो इस आइडिया को पूरी तरह से नकार देता है। बाद में वेंजी अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स के खिलाफ जाती है और सबकी नजरों से बचते हुए सैटेलाइट ट्रांसमीटर को सूरज की तरफ एम करती है। प्रेजेंट में डिटेक्टिव क्लैरेंस ऑगी को समझा रहे हैं। उसे हैरानी नहीं हुई कि एवंस दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी का मालिक वेरा के फ्यूनरल पर आया था। ऑगी बोलती है उसे अब किसी चीज से हैरानी नहीं होती। तब डिटेक्टिव क्लैरेंस ऑगी को उसकी एक सिक्योरिटी फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो बाहर बैठी थी। उसके साथ अनजान औरत थी बट वो इस फुटेज में गायब है। वो आगे बताते हैं उन्हें यकीन है कि ऑगी जो कह रही है वो सच है कि किसी ने उसकी सिगरेट जलाई थी जब उसका लाइटर काम नहीं कर रहा था। लेकिन लगता है किसी ने उस अनजान औरत को फुटेज से हटाने के लिए बहुत मेहनत की है। अजीब बात यह है कि फुटेज मैनिपुलेटेड होने के बावजूद उन्हें कोई ट्रेस नहीं मिला कि फुटेज से छेड़छाड़ हुई है।
इसके बाद डिटेक्टिव क्लैरेंस ऑगी से पूछते हैं कि क्या वो वेरा के क्लोज थी। ऑगी जवाब देती है काफी पहले थी। उसने वेरा को डिसअपॉइंट किया जब उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया और अप्लाइड साइंस ले ली। डिटेक्टिव बताते हैं जो काउंटडाउन ऑगी ने देखा उसमें वो अकेली नहीं थी, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने ये काउंटडाउन एक्सपीरियंस किया, लेकिन ये तब रुक गया जब उन्होंने अपना काम छोड़ दिया या फिर उन्होंने अपनी जान ले ली। इस बीच जिन ऑगी को कॉल करती है उसे चेक करने के लिए कि वो ठीक है। इसके बाद जिन फिर से वो मिस्टीरियस हेलमेट पहनती है। उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। गेम में ठंड का मौसम है। यहाँ जिन की मुलाकात काउंट ऑफ द वेस्ट से होती है, यानी एक हाई रैंक वाले इंसान से। इसके साथ एक छोटी बच्ची है, वो उसकी फॉलोअर है। पता चलता है हमारे लिए ये लेवल 1 है, बट उस इंसान के लिए ये कोई गेम नहीं। वो बताता है जिनको इस दुनिया की पहेली सॉल्व करनी होगी। यहाँ जिनका नाम कोपरनिकस है। अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए काउंट समझाता है ये एक कियोटिक एरा में है। यहाँ एक एम्परर सूरज की मूवमेंट के बारे में उससे कंसल्ट करता रहता है, ये देखने के लिए कि क्या ये स्टेबल एरा होगा। ये बात कर ही रहे होते हैं, इस दुनिया में सूरज निकलता है और बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती है। ये भागते हुए एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। काउंट फॉलोअर को धक्का देकर हटा देता है, कहकर कि सिर्फ 2 ही के लिए जगह है। फॉलोअर लेट जाती है। देखते ही देखते उसकी बॉडी सूख जाती है। पता चलता है उसकी डिहाइड्रेशन से मौत हो गई है। धूप जब थोड़ी कम होती है, काउंट फॉलोअर की बॉडी को लपेटकर जिन के हाथ पर रखता है और बोलता है जब स्टेबल एरा होगा तब वो फॉलोअर को बचा सकती है। काउंट एम्परर से मिलने आगे बढ़ जाता है और जिन अपना हेलमेट उतारती है। उधर सोल बार में कुछ लड़कियों से स्टार्स के बारे में बात कर रहा है कि इसके पीछे कौन है। सोल के पास ऑगी का फोन आता है, बट वो गपशप में इतना बिजी है उसकी कॉल रिसीव नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जिन जैक को हेलमेट दिखा रही है और समझा रही है कि उस दुनिया में सब कुछ रियलिटी जैसा फील होता है। जैक हेलमेट पहनता है और उस दुनिया में पहुंच जाता है। वो सैंड को टेस्ट करता है, उसे वो बहुत रियल लग रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक औरत आती है और उस पर तलवार से वार करती है, कहकर कि उसे इनवाइट नहीं किया गया। वो हेलमेट उतार देता है और दोबारा हेलमेट पहनता है। उसके साथ फिर से वही होता है, यानी उसे उस दुनिया में नहीं बुलाया गया। इन दोनों की सभी बातें डिटेक्टिव क्लैरेंस सुन रहे हैं, यानी इन पर नजर रखी जा रही है। सुबह हो गई है, ऑगी बाहर जा रही है। वो देखती है सोल उसके घर के बाहर बैठा है। वो उसका वेट कर रहा था। सोल ऑगी से माफी मांग रहा है कि वो रात को घर नहीं आ पाया। ऑगी को लग रहा है बोर्ड उसे निकाल देगी क्योंकि उसने प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। उधर डिटेक्टिव क्लैरेंस एक कब्र पर आए हैं। ये उनकी वाइफ की कब्र है। तभी यहाँ वही अनजान औरत आती है जिससे ऑगी मिली थी। वो डिटेक्टिव से बहाने से बात कर रही है। वो डिटेक्टिव से उसकी वाइफ की मौत के बारे में पूछती है। वो बताते हैं उसकी वाइफ की मौत कैंसर से हुई थी। फिर वो अनजान लड़की अपने डैड के बारे में बताती है और कहती है कि उसके डैड को सिर पर गोली लगी थी, जो शायद आसान मौत थी। ये लड़की जिस कब्र के पास खड़ी है वो किसी एडिथ मार्श की है, जो 1905 में पैदा हुई और 1909 में दफन हो गई। उसी रात जैक अपने घर पहुंचता है और देखता है एक मिस्टीरियस पैकेज उसका इंतजार कर रहा है। जब वो उसे खोलता है, इसमें हेलमेट है जैसा जिन के पास है। बॉक्स के अंदर एक कार्ड भी है, उसे खेलने के लिए इनवाइट किया गया है। इस बार जब वो उस दुनिया में जाता है, फॉलोअर और सर थॉमस मोर उसका वेलकम करते हैं। जैक फौरन सर थॉमस मोर को 2 बार घूंसा मारता है, ये चेक करने के लिए कि वो कितना रियल है। वहीं विल क्लासरूम में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है कि अगर मैनी वर्ल्ड थियरी सच है तो इसका मतलब ये हुआ मल्टीवर्स में इनके जैसे बहुत से लोग हो सकते हैं और हम सबकी बॉडीज का एक एग्जैक्ट कार्बन कॉपी कहीं और एग्जिस्ट करता है और उसमें वही सेम क्वांटम प्रोसेस चल रहा है जैसे हमारी बॉडीज में। तो सोचो कि हमारे सारे थॉट्स और फीलिंग्स एक साथ बहुत सारे और जगहों पे हो रहे हैं, और वो भी इन्फिनिट बार। इस थियरी में अगर एक दुनिया में किसी का कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है तो वो दूसरी दुनिया में
और कई और वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट कर सकता है। बाद में विल हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर बताता है उसे स्टेज 4 पैनक्रेटिक कैंसर है जो उसके लिवर और लंग तक फैल चुका है। ये बात विल जैक को बताता है कि उसके पास अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं जीने के लिए। ये बात सुनकर जैक बहुत गुस्सा होता है और बोलता है वो अब अपनी लाइफ से हार नहीं मानेगा। उसने हर बार गिव अप किया है। उधर जिन गेम में फिर से वापस आ गई है, वो महल में जाती है। यहाँ काउंट एम्परर जोउ को सजेशन दे रहा है कि 8 दिनों बाद कियोटिक एरा खत्म हो जाएगा और ये स्टेबल एरा में कदम रखेंगे। जिन जमीन पर हाथ रखती है और 8 दिन फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी अब स्टेबल एरा आ गया है। एम्परर जोउ ऑर्डर देते हैं कि सब लोगों को पानी में डाल दिया जाए। ऑर्डर को फॉलो करते हुए उनके सोल्जर्स सभी बॉडीज को पानी में डाल देते हैं। फिर जिन फॉलोअर की बॉडी को भी पानी में डालती है। ये सभी जिंदा हो गए हैं। फॉलोअर पानी से बाहर आती है। जिन फौरन उसे गले लगा लेती है। सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जिन को सन के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। एक तेज हवा चलती है और जिन के पूरे कोशिशों के बावजूद फॉलोअर जम जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाद में वही औरत जिसने जैक को तलवार से मारा था, जिनको समझाती है कि सिविलाइजेशन नंबर 137 एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से खत्म हो गई, पर जिन उन्हें बचा नहीं पाई। फिर भी उसने साइंस को स्पिरिचुअलिटी से बेहतर साबित किया है। मतलब ये कि जिन को साइंस पर ज्यादा भरोसा है। वो औरत जिनको समझाती है कि लेवल 2 में उसे अब साइंस का यूज करके अगली सिविलाइजेशन को बचाना होगा। जिनको पता नहीं है उसके गेमिंग एक्सपीरियंसेस को कोई सीक्रेट लोकेशन से मॉनिटर कर रहा है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्लेरेंस वेड से मिलते हैं, जो पूछते हैं कि उसने माइक एवंस के बारे में क्या पता लगाया। डिटेक्टिव बताते हैं कि माइक ऐसे लोगों को पैसे भेज रहा है जो एंटी वैक्स प्रोपेगेंडा, 5G कॉन्स्पिरेसी थेरीज को बढ़ावा दे रहे हैं और एंटी साइंस पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। एंटी वैक्स प्रोपेगेंडा मतलब ये वो लोग हैं जो जनता को वैक्सीन के खिलाफ भड़काते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे लोग वैक्सीन से डरने लगते हैं और उन्हें नहीं लगवाते। 5G कॉन्स्पिरेसी थेरीज यानी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर ये लोगों में अफवाह फैला रहे हैं कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। ये इसका यूज लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, जबकि इस बात का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। एंटी साइंस पॉलिटिशियंस मीन्स ये ऐसे नेता हैं जो साइंस और साइंटिफिक रिसर्च को इग्नोर करते हैं या उनके खिलाफ काम करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते। ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स का अपोज करते हैं। पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है। 1977 में वेंजी यंग माइक एवन से मिलने आई है। उससे पूछा जाता है वो यहाँ क्या कर रहा है। माइक बताता है कि वो जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। वेंजी पहले सोचती है कि माइक इंसानों की बात कर रहा है, लेकिन असल में माइक बर्ड्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो नॉर्थ वेस्टर्न ब्राउन स्वेलो की स्पीशीज है। माइक वेंजी को समझाता है हर साल 10,000 स्पीशीज इंसानों के लालच की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। असल में इस जगह पर रेडियो लैब बनाई जाएगी और ये जगह आम लोगों की है। बाद में वेंजी टैंग से मिलने आई है। वो यहाँ मजदूरी कर रही है। ये किसी जमाने में रेड गार्ड मेंबर थी और इसी ने ही वेंजी के डैड की जान ली थी। वेंजी देखती है टैंग का अब एक हाथ नहीं है, और जब उसकी नजर वेंजी पर जाती है तो वो कहती है ये एक नया एरा है और पास्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वेंजी बोलती है कि पास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। टैंग पूछती है वेंजी क्या चाहती है कि उसने जो किया उसके लिए वो माफी मांगे। असल में टैंग अपनी हरकत पर शर्मिंदा नहीं है और वो माफी नहीं मांगना चाहती। रात में वेंजी को एक मैसेज मिलता है। वो उस मैसेज को डिकोड करती है। पता चलता है मैसेज में लिखा है जवाब मत देना, और ये 3 बार रिपीट होता है। आगे लिखा है इनकी दुनिया लड़ाई झगड़े के खिलाफ है। वेंजी को अपने आप को लकी समझना चाहिए कि उन्हें सबसे पहले वेंजी का मैसेज मिला। लेकिन उसी मैसेज में ये भी वार्निंग है जवाब मत देना, क्योंकि अगर वो जवाब देगी तो वो आएंगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे अर्थ पर राज करेंगे।
इस वार्निंग के बावजूद वेंजी मैसेज का रिप्लाई करते हुए उन्हें इनवाइट करती है और लिखती है हम अपने आप को नहीं बचा सकते, और कसम खाती है कि वो उन्हें अर्थ कॉन्कर करने में हेल्प करेगी। कुछ सेकंड्स तक हेजिटेट करने के बाद वो फाइनली बटन दबाकर रिप्लाई भेज देती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 3 में। बाय, अपना ख्याल रखिए।